जय हिंद। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हम आज लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी तो हम समझेंगे आज कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर इसके जो भाग हैं उन सभी का जो डिफिनेशन उसके बारे में एकदम गहन अध्ययन करेंगे। दूसरा है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी कहते किसे हैं, यह है क्या, इसकी जो विशेषताएं क्या है, यह क्यों जरूरी है, इन सभी बातों को आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है, सामाजिक विभिन्नता क्या है, द्वंद्ववाद किसे कहते हैं, सांप्रदायिकता क्या है। ये सभी बिंदुओं पर हम आज गौर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सब सवाल जो है वो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में शुरू से लेकर अंत तक चर्चा करेंगे। तो ये क्लास 10th का जो पॉलिटिकल साइंस है वो चैप्टर नंबर 1 है, और इसी वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जब भी हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो उसमें जो हमारा टॉपिक रहता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि लोकतंत्र क्या है और उसके बाद सत्ता की साझेदारी क्या है। उसके बाद हम चैप्टर के अंदर से जो हमारे पास दिया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। यहाँ लोगों के द्वारा कहने का क्या मतलब हुआ? लोगों के द्वारा कहने का मतलब हुआ कि लोकतंत्र में जो शक्ति होती है वो जनता के हाथों यानी लोगों के हाथों में होती है। वो कैसे होती है? क्योंकि लोग जिसे चाहे उसे शासन के केंद्र बिंदु पर बैठा सकती है। मतलब लोग जिसे चाहे उसे अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है और वह प्रतिनिधित्व सरकार का निर्माण कर देश का संचालन भी कर सकती है। वहीं यहाँ पे एक शब्द और आता है कि लोगों के लिए। तो लोगों के लिए का कहने का क्या मतलब हुआ? लोगों के लिए कहने का मतलब यह हुआ कि जो जनता द्वारा प्रतिनिधित्व चुनी जाती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि अगर वह जनता के प्रति उत्तरदायी ना हो तो जनता उसे हटा देती है, जनता उसके जगह पर किसी और प्रतिनिधित्व को चुनती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जो प्रतिनिधित्व चुनी जाती है वो लोगों के हितों के लिए काम करती है, लोगों के भलाई के लिए नियम बनाती है। इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों द्वारा शासन चलाया जाता है और लोगों के लिए ही शासन चलाया जाता है। आगे है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में लोक प्रतिनिधित्व लोगों के हित के तथा उनकी इच्छाओं का सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। अभी हमने बताया कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें जो भी प्रतिनिधित्व सरकार का निर्माण करती है वो जनता के हित का सर्वोपरि महत्व देना चाहती है, जनता के हित का सबसे पहले महत्व रखती है। और आगे है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रकार, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रकार को बताने से पहले मैं कुछ बातों को आपके सामने रखता हूं, जो ये है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। क्या कहा था? लोकतंत्र जो है जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, जनता के लिए शासन है। इसे किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने इस बात को कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता का है, जनता द्वारा है तथा जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की विशेषताओं को दर्शाते हुए इस बात को कहा। लेकिन वहीं अरस्तु तथा प्लेटो एक अन्य राजनीतिक प्लेटो तथा रूसो ने कहा कि लोकतंत्र जो है वो मूर्खों का शासन है। लोकतंत्र क्या है? मूर्खों का शासन है। प्लेटो तथा रूसो ने कहा कि लोकतंत्र मूर्खों का या फिर अनपढ़ों का शासन है, क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लोकतंत्र में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, चाहे वह देश प्रेम हो, उसमें देशभक्ति की भावना हो, या वह बेईमान हो, या वह छल कपट करना जानता हो, वो सभी प्रकार के लोग जो है लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व में भाग ले सकती है और देश का संचालन भी कर सकती है। इसीलिए तो प्लेटो तथा रूसो ने कहा कि लोकतंत्र जो है वो मूर्खों का शासन है। यहाँ पर लोकतंत्र की विशेषताओं को दर्शाया नहीं गया। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के विशेषताओं को दर्शाया, लेकिन प्लेटो तथा रूसो ने लोकतंत्र के
जो उसकी विशेषता नहीं है उसको दर्शाया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं तो उसके कुछ हानियां भी हैं, मगर इन सभी बातों में लोकतंत्र जो है वो सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है, क्योंकि इसमें जनता जो होती है वो स्वतंत्र होती है। जनता क्या होती है? स्वतंत्र होती है। अब बढ़ते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रकार। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में है इस प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ लोगों का समूह जनहित के लिए फैसले लेता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश होता है उसमें कुछ लोगों का समूह एक जगह पर एकत्रित होकर जनहित के लिए नियम बनाती है, फैसले लेती है। लेकिन इस प्रकार की जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो सभी देशों में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या कम होती है वह उसी देश में सफल होती है और अधिक जनसंख्या वाले देशों में यह सफल नहीं हो पाती। आज के समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र एकमात्र देश स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में है, जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। वहीं बात करें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इस प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का समूह अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है और वह प्रतिनिधित्व देश के शासन व्यवस्था को चलाती है। इस प्रकार की व्यवस्था को ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहने का मतलब हुआ कि यह जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है यह इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता है वह अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है और वह प्रतिनिधित्व जो है वो सरकार का निर्माण करती है, और वही प्रतिनिधित्व जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनहित के लिए फैसले भी लेती है, देश का संचालन करती है, और देश में संबंधित जो भी नियम बनाए जाते हैं वह इन्हीं राजनीतिक दलों या मान के चलो इन प्रतिनिधियों द्वारा लिया जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों का समूह मिलकर जनहित के लिए फैसले लेता है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वह फैसले लेता है और वही नियम भी बनाता है। कहा गया है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि भारत में जो है वो लोग अपने संसद या विधायक को चुनते हैं और वही संसद विधायक मिलकर जो है उस सरकार का निर्माण। अब हमारे पास है सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी क्या है? तो सत्ता की साझेदारी के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। जब सरकार के कार्यों में लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं तब उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यहाँ सत्ता की साझेदारी का सैंपल में अगर आप समझना चाहें तो इस प्रकार सत्ता का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। और साझेदारी का मतलब होता है बंटवारा। तो जब देश की शक्तियों का किसी भी आधार पर बंटवारा होता है तब वह सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जैसे पावर का जब भी बंटवारा, शक्ति का जब भी बंटवारा होता है तब वह सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जैसे सत्ता की साझेदारी जो है वो विभिन्न रूपों में होता है। सत्ता के साझेदारी के कई रूप है। पहला है कि सरकार के 3 अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले तो आप सत्ता के साझेदारी किसे कहते हैं ये समझ गए, लेकिन जैसे उसका उदाहरण हो गया चुनाव लड़ना। सत्ता के साझेदारी के एग्जाम्पल में हो गया चुनाव लड़ना, मतदान करना, सरकार पर दबाव बनाना, ये सब जो है वो सत्ता के साझेदारी के उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो है जनता है सरकार के कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, क्योंकि चुनाव जो भी लड़ती है वो जनता होती है, जनता से ही वह प्रतिनिधित्व बनती है और वही सरकार भी निर्माण करती है। मतदान कौन करती है? जनता करती है। सरकार पर दबाव कौन बनाती है? तो जनता बनाती है। तो जनता ही जब सरकार के कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है तब वह सत्ता की साझेदारी कहलाती है, और सत्ता की साझेदारी में मतलब शक्तियों का बंटवारा होता है। आगे हम समझते हैं कि सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप क्या है। सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप क्या है? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप हैं। पहला है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी।
सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, जैसे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला है विधायिका। पहला क्या है हमारा? विधायिका है। पहला विधायिका है। दूसरा कार्यपालिका है। और तीसरा क्या है? तीसरा न्यायपालिका है। न्यायपालिका तीसरा है। इन तीनों के बीच शक्तियों का साझेदारी यानी शक्तियों का बंटवारा होता है, क्योंकि विधायिका जो है वो क्या बनाती है? विधायिका जो है वो नियम को बनाती है। विधायिका नियम बनाती है। कार्यपालिका उस नियम की गहन अध्ययन करता है। कार्यपालिका उस नियम को लागू करता है, मतलब अध्ययन करके उसको लागू करता है कि यह जनता के लिए मान्य है या नहीं। तो कार्यपालिका क्या है? लागू करता है। और न्यायपालिका दंड देने का कार्य करता है, मतलब अगर वह नियम का पालन ना हो तो कार्यपालिका उसे दंड देने का कार्य करता है। ये तीनों के अधिकार संविधान द्वारा दिए जाते हैं और तीनों एक दूसरे पर कंट्रोल रखते हैं, जिससे कि किसी भी सत्ता में जो साझेदार बनते हैं उसका दुरुपयोग ना हो सके। तो ये सरकार के अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी हो गई। तो हम बता चुके हैं कि एक उत्तम शासन व्यवस्था है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बुराइयां हैं, कुछ द्वंद्ववाद है। द्वंद्ववाद है क्या? तो द्वंद्ववाद के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहले है कि लोकतंत्र एक प्रकार का सर्वोत्तम शासन है, फिर भी इसमें अनेकों प्रकार के द्वंद्ववाद है। द्वंद्ववाद मतलब इसमें कुछ बुराइयां भी है, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है। जिसकी जानकारी क्या नीचे दी गई है। अब है द्वंद्ववाद। तो द्वंद्ववाद अनेकों कारणों से उत्पन्न होता है। द्वंद्ववाद आखिर है क्या? द्वंद्ववाद का मतलब ही होता है मतभेद, असमानता। जब समाज में किसी को कम अधिकार, किसी को अधिक अधिकार या फिर किसी भी कारण से असमानताएं उपस्थित होती है, तब वो द्वंद्ववाद की स्थिति उत्पन्न होती है। भाषा के आधार पर भी द्वंद्ववाद होता है, धर्म के आधार पर द्वंद्व होता है, जाति के आधार पर भी द्वंद्ववाद होता है, लिंग इत्यादि के आधार पर भी द्वंद्ववाद होता है, जिसके अनेकों उदाहरण नजर आते हैं। और उन्हीं उदाहरणों में से कुछ नीचे दिया गया है। द्वंद्ववाद जैसे जब समाज में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर जब कोई असमानताएं उत्पन्न होती है, तब हम उसे द्वंद्ववाद कहते हैं। जैसे कि कुछ घटनाएं दिए गई है उदाहरण के तौर पर कि मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। मुंबई जो है भारत की क्या वित्तीय राजधानी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों वहाँ के राजनेताओं ने मूल मराठों को भड़काकर उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्रों के नागरिकों को बेरहमी से पीटा और मुंबई छोड़ने को मजबूर किया। कई लोगों की इस मारपीट में मृत्यु भी हो गई। मतलब कुछ राजनेताओं के द्वारा कुछ जाति के लोगों को भड़काकर आपस में मतभेद या द्वंद्ववाद उत्पन्न किया गया, जिससे उत्तर भारतीय जो नागरिक मुंबई में थे उन्हें बेरहमी से पीटा गया। मराठियों के द्वारा उन्हें बेरहमी से पीटा गया और उसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, मौत भी हो गई थी। दूसरा एग्जाम्पल है कि इसी प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में मैसूर में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट की गई। उत्तर पूर्व असम राज्य में बिहारियों की हत्या की गई। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि हिंसा में शिकार होने वाले की पहचान केवल क्षेत्र विशेष था, ना कि जाति, धर्म, संप्रदाय। मतलब यहाँ कहने का हुआ कि जो भी हिंसा में लोग पिटाए उसका जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ भी हो, लेकिन वह सभी एक ही नागरिक था, वो सभी क्या था? भारतीय था, लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया। अब है सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन क्या है? सामाजिक विभाजन कहते किसे हैं या सामाजिक विभाजन क्या है? तो सामाजिक विभाजन कहने का मतलब समाज का बंटवारा। समाज का बंटवारा होता कैसे है? समाज का बंटवारा होता कैसे है? तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सामाजिक विभाजन कहने का ही मतलब हो गया कि समाज का विभाजन, समाज का बंटवारा। तो सामाजिक विभाजन को जानने से पहले सामाजिक अंतर को समझना जरूरी होगा, क्योंकि जब तक आप सामाजिक अंतर को नहीं समझेंगे तब तक आप सामाजिक विभाजन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सामाजिक अंतर के कारण ही सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है, सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है और समाज 2 भागों में विभक्त हो जाता है। कहा गया है कि समाज में जब जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर जो भेदभाव उत्पन्न होता है वह सामाजिक अंतर या विभिन्नता कहलाता है। इस समाज में धर्म, जाति, लिंग किसी भी आधार पर असमानता, मतभेद उत्पन्न होता है तो वही सामाजिक विभिन्नता या सामाजिक अंतर कहलाता है। और जब इस प्रकार की विभिन्नता
अन्य विभिन्नताओं से ऊपर उठ जाता है और लोगों को लगने लगता है कि वह अलग समुदाय के हैं, तब ऐसी स्थिति में सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब समाज में धर्म, जाति, संप्रदाय किसी भी आधार पर मतभेद होता है तो वही मतभेद सामाजिक अंतर कहलाता है, और यही सामाजिक अंतर जब सभी अंतरों से ऊपर बढ़ जाता है और लोगों को लगने लगता है कि नहीं, वो अलग समुदाय के, मैं अलग समुदाय का हूँ, वो दूसरे समुदाय के, तब ऐसी स्थिति में कुछ लोग अलग राज्य का आवाज़ उठाते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हमें अलग अलग राज्य चाहिए, हमें अलग दर्जा चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति में जो है सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। कहा गया है कि यह जरूरी नहीं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले, क्योंकि ऐसा संभव है कि विभिन्न समुदायों के विचार भिन्न हो, लेकिन वे सभी एक ही राष्ट्र के लोग होते हैं, वे सभी भारतीय होते हैं। कहा गया है कि यह जरूरी नहीं कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले ले। कुछ विभिन्नताएं ऐसी होती है जिसका होना भी बहुत जरूरी है, और वह विभिन्नता ना हो तो इससे समाज का चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले लेती। आगे कह रहा है कि सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व हैं। 3 निर्धारक तत्व है। सामाजिक विभाजन के कितने निर्धारक तत्व हैं? तो 3। तो पहला है कि लोग अपना पहचान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में अनेकों प्रकार की चेतना होती है। सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्वों में से पहला है कि लोग अपने पहचान दूसरों को नहीं देना चाहते, क्योंकि लोग यह सोचने लगता है कि अगर मैं अपनी जाति का पहचान उसे बता दूं तो वह क्या सोचेगा, वह घृणा की नज़र से देखेगा या कुछ भी कर सकता है, वह क्या सोचेगा। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना पहचान अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। जैसे जब समाज में सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल और भी उसे बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसके मांगों को जो उठाया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, वह किस प्रकार से उठाया जाता है, ये भी एक निर्धारक तत्व है सामाजिक विभाजन की। तीसरा यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रक्रियाएं व्यक्त करती है। कि सरकार अगर जब सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो रही तो लोग अलग समाज की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार की क्या कर्तव्य होता है, सरकार इस पर क्या प्रतिक्रियाएं दिखाती है, यह भी जरूरी होता है। और यह जो है सामाजिक विभाजन का तीसरा निर्धारक तत्व है। अब है जाति का राजनीति पर प्रभाव। जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव है? तो आज के समय में राजनीति जाति पर ही आधारित है। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जाति को राजनीति से अलग नहीं किया जाता। ये तो बिल्कुल सही बात है कि आज के समय में जो राजनीति है वो जाति पर ही आधारित है। आज के समय में जितने भी निर्वाचन क्षेत्रों का चयन किया जाता है वो जाति के आधार पर किया जाता है कि हमें उस क्षेत्र में इस जाति के लोगों का कितना वोट मिलेगा, कितना हमें मतदान लोग दे सकते हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि आज के समय में राजनीतिक जाति पर ही आधारित है। आज के समय में जो भी प्रतिनिधित्व को उतारा जाता है, उम्मीदवार को उतारा जाता है चुनाव लड़ने के लिए, उसके जाति के आधार पर ही उतारा जाता है। जिस क्षेत्र में जिस जाति का वर्चस्व अधिक होता है उसी क्षेत्र में उस जाति के लोगों को ही चुनाव में उम्मीदवार के रूप में उतारा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राजनीति है वो जाति पर ही आधारित है। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने सही कहा कि जो जाति को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, जाति को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। आगे है कि 90 के दशक के पूर्व भारतीय राजनीति में स्वर्ण जाति का वर्चस्व था। 90 के दशक के पहले जो था वो स्वर्णों का वर्चस्व यानी कि उच्च जाति के लोगों का वर्चस्व अधिक था, मगर 90 के दशक के बाद वर्तमान समय में भारतीय राजनीति पर दलित और महादलित जातियों का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा। कहने का मतलब है कि जो 90 के दशक के पूर्व जो था वो राजनीति पर, भारतीय राजनीति पर स्वर्ण जातियों यानी कि उच्च जाति के लोगों का वर्चस्व था, मगर 90 और 70 के दशक के मध्य उच्ची जाति और मध्यम जाति दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा, दोनों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होता रहा। लेकिन 70 के दशक के बाद जो भारतीय राजनीति थी उसमें दलित लोगों ने भी अपना स्थिति दर्ज कराना शुरू कर दिया, और आज के समय में जो है वो दलित और महादलित के जातियों का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता ये जो है वो 2 नंबर में पूछे जाते हैं प्रश्न, या 5 नंबर में भी पूछ दिए जाते हैं। सांप्रदायिकता है क्या? तो सांप्रदायिकता का अर्थ है अपने धर्म को
अन्य धर्मों से उच्च समझना, अर्थात अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित का बलिदान करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि अपने धर्म को अन्य धर्मों से, किसी भी धर्म हो का लोग हो तो उस सभी धर्मों से अपने धर्म को उच्च समझना, अपने धर्म का डंका पीटना कि हमारा धर्म ऐसा है, हम ऐसा हैं, ये सांप्रदायिकता कहलाता है। अर्थात अपने धार्मिक हितों को पूर्ति करने के लिए, अपने धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राष्ट्र हित का बलिदान कर देना सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता एक विष के समान है, विष के समान है जो लोगों में नफरत फैलाता है, नफरत को बढ़ावा देता है, लोगों में नफरत को फैलाता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता लोगों को लोगों से लड़वाता है, लोगों में नफरत को फैलाता है, यही सांप्रदायिकता का काम है। तो सांप्रदायिकता तो समझ गए। सांप्रदायिकता का सीधा जो संबंध होता है वो धर्म से होता है। इस प्रकार मतलब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है कि सांप्रदायिकता का संबंध होता है, तो सांप्रदायिकता का सीधा संबंध धर्म से होता है। किससे होता है? धर्म से होता है। अर्थात धर्म आधारित राजनीति को सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। मतलब वह राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक धर्म के लोगों को, मतलब एक धर्म को आधार बनाकर राजनीति चलाया जाता है, तो यही राजनीति जो है वो सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। अब है राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रभाव। राजनीति में सांप्रदायिकता का क्या प्रभाव है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आज के समय में राजनीति धर्म आधारित होती है। ये तो आप भी देख रहे हैं कि आज के समय में जितने भी राजनीतिक पार्टियां वो धर्म के आधार पर ही राजनीति कर रहे हैं, जिसे सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। यानी धर्म पे आधारित राजनीति को सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं और इसका भयानक रूप देखने को मिलता है। सांप्रदायिक राजनीति का जो रूप है वो भयानक देखने को मिलता है, जो नीचे दिया गया है कि कौन कौन से भयानक रूप हमें देखने को मिलते हैं। पहला है कि सांप्रदायिकता की सोच प्रायः अपने धार्मिक समुदाय का ही विकास करना होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो सांप्रदायिकता का सोच होता है वो सिर्फ अपने लोगों तक, अपने धर्म के लोगों तक ही सीमित रखना चाहता है। वह किसी और अन्य धर्म के लोगों को हित का यानी उसका विकास करना नहीं चाहता। दूसरा है अंत में सांप्रदायिकता का भयानक रूप तब दिखाई पड़ता है जब संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार होता है। ये तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जो संप्रदाय धर्म के आधार पर आज के समय में जो हिंसा, दंगा ये तो आम बात हो चुकी है। आज के समय में सांप्रदायिकता को आधार बनाकर यानी कि धर्म को आधार बनाकर हिंसा, दंगा किया जाता है और जिसका भयानक परिणाम देश को भुगतना पड़ता है। आगे है धर्मनिरपेक्ष शासन जो एक उत्तम शासन व्यवस्था है। धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था है क्या, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ कि राज्य का कोई धर्म नहीं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं, अर्थात धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष शासन वैसे शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें राज्य का या शासन का जो आधार धर्म नहीं होता है बल्कि सामुदायिक यानी सभी के हितों के लिए होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह ध्यान में रखते हुए कि सांप्रदायिकता का रूप भयावह होता है, इसलिए उन्होंने शासन की धर्मनिरपेक्ष मॉडल को चुना है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष मॉडल को चुना है। क्यों चुना, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब होता है कि शासन का अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं। अभी बताएं हम कि जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का या देश का या शासन का कोई भी अपना धर्म नहीं, वह किसी भी धर्म को खास अहमियत नहीं देता है, सबों को समान अधिकार और समान नज़रिए से देखता है। तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य अथवा शासन की विशेषताएं क्या है, क्यों हम इस जो धर्मनिरपेक्ष राज्य शासन है इसको अपनाएं, कुछ तो विशेषताएं होगी तभी ने हम इसको अपनाएं। तो इसका विशेषताएं क्या है इसको हम देखते हैं। पहला है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य या देश किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता। मतलब हुआ कि कोई भी धर्मनिरपेक्ष वाला देश या राज्य अपने देश या राज्य में किसी खास धर्म को अहमियत नहीं देता और सभी को समान नज़रिए से देखता है। दूसरा है कि इसमें संविधान की व्यवस्था की जाती है जिसके तहत देश के सभी नागरिकों को अपने विश्वास से किसी भी धर्म को मानने तथा शांतिपूर्ण से उसका प्रसार करने का अधिकार दिया जाता है। यहाँ पे यह कह रहा है कि इसमें एक संविधान की व्यवस्था दी जाती है जिसमें सरकार को भी कुछ अधिकार संविधान के द्वारा दिया जाता है
ताकि सरकार जो है वो निरंकुश ना हो और देश का सही से संचालन कर सके। वहीं यहाँ पे बात आ रहा है कि संविधान जो है वह यह भी अधिकार देता है कि सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं और शांतिपूर्ण से उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित किया जाता है। मतलब अगर कोई धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है तो आप उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अर्थात राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करार देता है, गैर कानूनी घोषित करता है। अब है लैंगिक विभेद। लैंगिक विभेद का सीधा सा सटीक मतलब है कि लैंगिक विभेद का मतलब हुआ कि समाज में स्त्री पुरुष को जो अधिकार दिया जाता है, जो अधिकार में जो विभिन्नताएं होती है, वही लैंगिक विभेद कहलाती है। जैसे कि समाज में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को कुछ अधिकार अधिक दिए जाते हैं। जैसे कि आज के समय में लोग बेटों के जन्म पर खुशियां मनाते हैं, वहीं स्त्रियों के जन्म पर लोग दुखी होते हैं। आज के समय में स्त्रियों की हत्या, मतलब अगर शिशु पेट में है तो उसे उसी समय उसकी हत्या करवा देना इतना बढ़ गया है कि आज स्त्रियों की संख्या में कमी आ रही है। वहीं पुरुषों को पढ़ने का अधिकार जो है वो अधिक दिया जाता है। लोग पुरुषों को अधिक जगह मतलब विदेशों में पढ़ाते हैं, वहीं स्त्रियों को अधिकार कम दिए जाते हैं। स्त्रियों को ऐसा माना जाता है कि वह बाहरी कामों को नहीं कर सकती, लेकिन पुरुषों को ऐसा अधिकार दिया जाता है कि पुरुष सभी कार्यों को कर सकता है। लेकिन ऐसी कोई अब बात नहीं। शिक्षा के प्रचार प्रसार से यह सब धारणा खत्म हो गई। आज जो बेटियां हैं वह देश के उच्चतम शासन के केंद्र पर विद्यमान है। मतलब कि वह आज बेटियां भी पुरुषों की अपेक्षा पढ़ने में रुचि लेने लगी है, उसे अधिकार दिए जाने लगे हैं, जिससे आज वो भी तरक्की कर रही है। अब आगे हमारा टॉपिक कर रहा है कि राजनीति में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो राजनीतिक में महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है वो नगण्य है। ऐसा माना जाए कि उसका जो प्रतिनिधित्व है वो है ही नहीं, ना के बराबर है। क्योंकि आज के समय में जो लोकसभा का कुल बहुमत, कुल सीटें हैं, उसका मात्र 11% ही महिलाओं की भागीदारी राजनीति में भारत में है। लेकिन वहीं विदेशों की बात की जाए तो विदेशों में भी इसकी स्थिति सही नहीं, क्योंकि 15% से ऊपर किसी भी महिलाओं की प्रतिनिधित्व नहीं है। किसी भी देश में महिलाओं की प्रतिनिधित्व 15% से अधिक नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति पर या देश के, विश्व के किसी भी देश के राजनीति पर पुरुषों का आधिपत्य है। यहाँ महिलाओं की स्थिति नगण्य है। अर्थात महिलाओं को राजनीति में जोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाएं अपनी प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, जिससे उसकी स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था वो हमने आपको बता दिया। इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमने आपको बता दिया। बाकी आपको किताब भी पढ़ना है। जो किताब में दिया हुआ है उसे एक बार पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसी किताब से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये सिर्फ हिंट था कि आप किस प्रकार इसे समझ सकते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया आपको समझाने के लिए। और इसका अगला वीडियो कुछ दिनों के बाद अपलोड करेंगे, या फिर हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैनल को ज़रूरी से सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट